स्वागत है आपका अंजार आईएएस जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 के पेपर को, है ना, सॉल्व करेंगे। 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ये क्या है। बुकलेट ये है, आपको ध्यान देना है ना। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही है, कथनों पर विचार करने के लिए बोला और सही कौन सा है। पूछा कि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। तो बिल्कुल रखा जा सकता है। वन क्या हो गया, गलत हो गया। पर ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। लेकिन सेकंड देखते हैं क्या है। राज्य निजी निगमों यानी कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। थर्ड क्या है, गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। ये दूसरा नंबर पे देखते हैं क्या है। आज थोड़ा समय का अभाव है दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया है, इसीलिए आज थोड़ा जल्दबाजी किया जाएगा, है ना। क्योंकि सुबह सुबह भी कहीं जाना होता है, थोड़ा समय का अभाव है तो आपको मैनेज करना होगा। ये देखते हैं, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है। 2 नंबर पे पूछा गया है, तो किस पे है ना। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में समान शक्ति पूछा है ना, तो आपको बताना। संविधान संशोधन करने के विषय में तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये थर्ड देखते हैं क्या पूछा है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में कथनों में से कुछ, ये प्लानिंग से है तो उतना कुछ इसमें ध्यान देना नहीं है ना। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, क्योंकि पूछा प्रत्येक संसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जनजाति एसटी एससी और एसटी के लिए जनसंख्या लाभार्थ प्रयुक्त होना सही है। 1 and 2 इज द राइट आंसर है ना। ए फोर्थ को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मूलाधिकारों को किस संवर्ग यानी किस कैटेगरी में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है यानी शामिल है। 4th नंबर पे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा। देखिए यार, यहाँ पे दिया है फंडामेंटल राइट क्या है ना, दिए हुए हैं हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको दिया हुआ है, और आपको बताना किसके अंदर में आता है। तो क्या आ जाएगा, यानी 14 से लेकर 18 के बीच में आता है ना, राइट टू इक्वलिटी। तो उसमें आर्टिकल 17 आता है ना, क्या राइट टू 17 में क्या लिखा हुआ है, राइट टू एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी को, है ना। तो क्या हो जाएगा, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी इसमें आता है ना, इसके अंदर में। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखते क्या है। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें, है ना, पूछता है कि इसका उल्लेख किया गया है ना। 5 नंबर पे पूछा है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है। आर्टिकल आपको बताना है कौन सा आर्टिकल में है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, है ना। 6 नंबर पे देखते क्या पूछा गया है। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट निम्नलिखित में से सम्मिलित करता है। तो आपको बताना है किसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो एक एक्ट आया, आपको मालूम है, एफ इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, FRBM एक्ट। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं, आपको बता देते हैं, है ना। 2003, है ना। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इसमें आया हुआ था ना। तो इसी को प्रबंधन करता है। जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इस चीजों का भी ध्यान दिया जाता है ना। उसमें कभी कभी पूछता है कि बजट प्रस्तुत करने में कितनी चीजों का है ना प्रयोग होता है, क्रम में देता है, तो आपको जानना आवश्यक हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। आइए 7th पे देखते हैं क्या पूछा गया है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है ना। 7th नंबर पे देखिए क्या होगा इसका जवाब, है ना। तो ये बार बार पूछा जा रहा है कि संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है ना। ये सारी चीजें आपको डिफरेंसेस इसमें जानना जरूरी है, बेसिक चीजें पूछी जाती है। तो क्या होगा, क्या विधानमंडल द्वारा सरकार, क्या राज्य सरकार की यहाँ बात की जा रही है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं, तो ये गलत हो गया। आप देखिए कैसे एलिमिनेट होता है। लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय सरकार कैसे बोलेंगे, है ना। लोकप्रिय सरकार तो क्या कहते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो सकता है ना, तानाशाही भी हो सकता है ना, सैनिक शासन भी हो सकता है। जैसे सऊदी अरब में क्राउन का शासन है, क्या वो लोकप्रिय शासन है, तो क्या वो संवैधानिक के अंदर लिमिटेड में आता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो वहां से आपको पूछ लेगा संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। फिर पूछा है बहुदलीय सरकार,
तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत मल्टी है ना पार्टी सरकार, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो यहाँ क्या है, सीमित सरकार है ना, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 8th नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है ना। मूल अधिकारों के अतिरिक्त यानी फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है, ये पूछा है ना। तो 8th नंबर पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ना, देखते हैं। उद्देश्य का पूछा है ना। फिर क्या बोला है, राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य यानी डीपीएसपी में है ना। मूल कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो क्या हो जाए, तीनों में से चर्चा है ना प्रतिबंधित करता है, ये बात पूछा है ना। मानव अधिकारों के सार्वभौम की घोषणा के बारे में पूछा है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9th देखते हैं क्या हो जाएगा। 9th में क्या पूछा है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण है ना, एक लीगल सर्विस अथॉरिटी, एक आता है नालसा है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। आपको याद रखना होगा कि जो नालसा आया था ना 1987 में, नालसा के बारे में बहुत चर्चा है, और उससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछा जाता है कि एक ग्राम है ना, क्या कहते हैं, ग्राम सेवा है ना, ग्राम अदालत है, ग्राम अदालत है, तो उसके बारे में 2008 में जिसकी स्थापना, उससे बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है ना। तो उस एरिया में फोकस करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, बिल्कुल सही है ना। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, बिल्कुल है। उसके बाद क्या कहते हैं, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्य को, बिल्कुल ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। सभी वरिष्ठ नागरिकों को, फिर पूछा सभी वरिष्ठ नागरिक, तो एक्सट्रीम शब्द है, तो सभी वरिष्ठ नागरिकों को क्यों दिया जाएगा, है ना। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, सही पूछा है। आइए 10th नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। इसमें क्या है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस है एग्रीमेंट का, और एक तरफ उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है। आइए देखते हैं 10 नंबर पे क्या पूछा है कि आल्मा आटा घोषणा लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए है ना, उसका सब विषय बिल्कुल सही है। हेग समझौता है, बताना है आपको हेग ये है कहाँ पे, है ना। उसके पूछा कि एक रासायनिक शस्त्र के लिए है, तो बिल्कुल नहीं। हेग आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या है, हेडक्वार्टर है, तो आपको बताना है किस देश में है ना। आइए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ताला नोआ संवाद है ना, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है क्या, अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार, बिल्कुल नहीं। तो 1 and 3 सी इज द राइट आंसर, सही पूछा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं है ना। 11 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कैसे एलिमिनेट किया जाता है, आपको बताते हैं। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। क्या पूछा, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। देखिए सभी स्टेटमेंट दिया गया है ना, तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी क्या है इसमें, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है, तो बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगला स्टेटमेंट देखिए कैसे हटाया जाता है, सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, तो ऐसी कोई भी प्रावधान है ना नहीं है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, तो भला की जनता के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती, है ना। ऐसा कोई भी बात नहीं है ना, मंत्रिमंडल का भी विभाग हो सकता है। आइए 12 नंबर पे देखते हैं क्या है, उसका आंसर क्या हो गया रहेगा, बी नंबर इज द राइट आंसर, है ना। 12 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। जब हम डीपीएसपी की चर्चा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में, तो बार बार बोला जाता है डीपीएसपी का काम क्या है, एक वेलफेयर स्टेट का काम करना, है ना। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में, है ना, इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 13 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना, फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो आपको याद रखना, अभी तक कहीं पर भी ऐसे शब्दों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आपको ये भी दे देगा क्या जुडिशरी इस चीज को किया है, तो कुछ चीज का है ना डायमेंशन है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया। और इसमें क्या पूछा गया, संविधान में इस शब्द का चर्चा नहीं है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या पढ़ते हैं, क्या दिया है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर
जिन पर संविधान आधारित है कि सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था करता है। तो संविधान में है पूछा है तो बिल्कुल नहीं। आप बार-बार पढ़ते हैं कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन है, रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू की जो बात है इसको बाद में किया गया है ना, ऐसा प्रावधान। तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। संविधान में पूछा है तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। निम्नलिखित में से वो कौन-कौन सी सहमति है ना? आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? ये देखते हैं कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। बिल्कुल गांधी जी का स्टेटमेंट था कि राज्यविहीन समाज होना चाहिए, कोई भी स्टेट नहीं होगा, है ना? उसका जब जब हम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, जो लोग पीएसआई और ऑप्शनल पढ़ते हैं, उस चीज़ को है ना वो बेहतर समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ों की व्यवस्था है। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई किसी तरह का स्टेट हो, है ना? वो गाँव से ही संचार करना चाहते थे ना, लोकल बॉडीज़ पे जिस तरह भी जो क्या कहते हैं, आपको बताना है कि कौन-सा शेड्यूल में पंचायतों को शामिल किया गया है ना? तो इसका आंसर ए इज़ द राइट हो जाएगा, है ना? राज्यविहीन समाज की कल्पना करता है और यही बात की कल्पना कौन करता है? मार्क्सवाद, है ना? फिर क्या कहता है वर्ग संघर्ष आपको मालूम होना होना चाहिए ना, क्लास स्ट्रगल क्या चीज़ का नाम है? हालाँकि वर्ग संघर्ष जब मार्क्सवाद को पढ़ते हो उसका थ्योरी है, लेकिन वर्ग संघर्ष उसकी बुक का भी नाम है कार्ल मार्क्स का, है ना? याद रखना। फिर क्या पूछा कि निजी संपत्ति की समाप्ति, है तो निजी संपत्ति की समाप्ति की बात, है ना? नहीं करता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी होना ज़रूरी है। आर्थिक नियतिवाद, है ना? इकोनॉमिक नियतिवाद, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव के, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो इसका यानी पूछा है कि जो हमारे नौकरशाही होते हैं ना, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उसका चरित्र क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, है ना? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, बिल्कुल संसदीय लोकतंत्र में इसका कोई भी व्याप्ति विस्तार क्यों देगा? क्योंकि वो संसद का कार्य होगा। बी देखिए क्या है, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, है ना? क्या कहता है फेडरल स्ट्रक्चर में किसी तरह का चेंजेस करेगा तो, है ना, संसद कानून बनाएगी, अगर उसमें किसी तरह का भी अगर त्रुटि होगा तो जुडिशरी उसका, है ना, रिव्यू करेगा। इस तरह का सिस्टम है। तो यहाँ इन लोग नौकरशाही का तो कोई योगदान ही नहीं है। सी स्टेटमेंट क्या है कि राजनीतिक स्थायित्व यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। तो राजनीतिक स्टेबिलिटी है ना पॉलिटिकल साइंस से, और ये नहीं तो, है ना, इकोनॉमिक पर्पस का एक मेन उद्देश्य होता है। हालांकि पब्लिक पॉलिसी का ऐसी कोई बात नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटर का। डी क्या पूछा? लोक नीति को है ना इम्प्लीमेंटेशन करने वाला एक क्या है? अभिकरण है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना? इसका काम ही यही है। इसीलिए तो जितने भी क्या होते हैं, पीएमओ ऑफिस हो चाहे सेक्रेटरीट हो, जो भी हो, उसका काम ही होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना, है ना? नौकरशाही का काम यही होता है। आइए 16 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत के संविधान का उद्देशिका क्या है ना? तो उद्देशिका के बारे में पूछा है 16 नंबर पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है। संविधान का भाग है, उद्देशिका के बारे में पूछा है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, है ना? हालांकि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है। तो विधिक प्रभाव तो प्रियम्बल नहीं रखता है, बात ये सही है, लेकिन संविधान का भाग है ना? तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, है ना, किस मतलब अमेंडमेंट के द्वारा लिया गया है ना? उसमें बहुत सारे केस हैं, एसपी गुप्ता केस है ना? बेरोबारी संघ मामला है, तो उसके आधार पर यहाँ पे नहीं पूछा है, तो गलत हो जाएगा। संविधान का भाग नहीं और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, तो ये किस तरह का शब्द है? दोनों है ना अपोजिट है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई किसी है उसका कोई अन्य भाग बिल्कुल नहीं। अगर फंडामेंटल राइट अगर क्या है, क्या जो मानव जो है नागरिक का क्या है, सिविलियन का राइट है, फंडामेंटल राइट, वो कोर्ट जा सकता है क्या? प्रियम्बल के थ्रू जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं जा सकता, गलत हो गया। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 नंबर पे क्या पूछा गया है ना? स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है ना? आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाख प्रणाली को, बिल्कुल सही। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य जो द्वारा जो मेंबर होते हैं उसके, है ना, शाख मतलब यानी क्रेडिट, है ना, प्रणाली को जारी करता है। अभी भारत सरकार के द्वारा भारतीय जीडीपी को, है ना, सी रेटिंग दिया गया है। तो आपको बताना है कि आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। आपको बताना है कि
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, आइए देखते हैं 18 नंबर पे। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं 18 नंबर पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। क्या भाग भारत के संविधान के भाग 4 में क्या दिया हुआ है? डीपीएसपी के बारे में दिया हुआ है। उसमें तो फर्स्ट में ही लिख दिया गया क्या? नॉन जस्टिसेबल है ना? है नॉन इन्फोर्सेबल इन्फोर्समेंटेबल है ना? इन्फोर्सेबल है मतलब कोर्ट के द्वारा कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, इस तरह का बात लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगर फर्स्ट रॉन्ग हो गया तो देखिए, है ना, सब खत्म हो गया। बचा क्या? सब खत्म हो गया मतलब कौन सा? सी खत्म हो गया है, ए खत्म हो गया है, बचा बी और डी। देखते हैं दूसरा सेकंड स्टेटमेंट क्या है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का ही सेकंड में दिया हुआ है, दो भी सही है। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल, ये राज्य का काम है कि लागू करे नहीं करे, है ना। जैसे अगर मिड डे मील जो प्रोग्राम स्कूल में चलाया जा रहा है, तो सरकार का क्या है? वेलफेयर स्टेट का काम है। आप किसी कोर्ट के थ्रू नहीं जा सकते हैं कि अब मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है ना, वायलेशन हो रहा है, तो आप नहीं जा सकते। ये 19 नंबर पे क्या पूछा गया है ना। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। बिल्कुल यही प्रावधान है 1951 के, अगर पढ़े हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कि अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र राज्य का, अगर बिहार में भी जो इलेक्शन हुआ, अगर उसको वहाँ का एमएलए बनना है, तो वह उस राज्य के निर्वाचित, है ना, जो सूची है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सूची आती है ना, ये नामांकन पत्र, उसमें उसका नाम होना चाहिए, तभी वो वहाँ का निवासी, तब वहाँ के मतलब चुनाव में भाग ले सकते हैं। बिहार का ही व्यक्ति ले सकता है। हालांकि एमपी अगर होगा, है ना, तो वो कहीं भारत के कहीं भी क्षेत्र में ले सकता है। यहाँ पूछा नहीं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या है ना, 19th नंबर पे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आया ना, है ना, रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट के बारे में, आरपीए के बारे में। 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्हत है। निर्हत मतलब क्या होता है? यानी क्वालिफाइड है, यानी योग्य है। तो भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है, बिल्कुल नहीं। यही आरपीए, रिप्रेजेंटेशंस पीपल्स एक्ट के तहत अभी राहुल गांधी को, है ना, 2 सालों की सजा दी गई थी। हालांकि वो कोर्ट के थ्रू बेल मिल गया था, वो कोई बड़ा मामला नहीं था। अगर 2 वर्ष से ज्यादा अगर आपको सजा मिली है, किस तरह की, यहाँ तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है कारावास के बारे में, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। यहाँ तो 5 वर्ष चली गई, ये भी गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। I-20 नंबर पे देखते हैं, देखिए किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है क्वेश्चन को, है ना, ये क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है ना। आपको सीधे तौर पे नहीं मिलेंगे कि कोई सा क्या है, कौन सा आर्टिकल में क्या है। यहाँ आप पूरे अगर कॉन्स्टिट्यूशन 2013, अगर 2013 से 2025 के पेपर को देखें, कहीं भी आपको एक आर्टिकल नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर चांस है कहीं पर भी आर्टिकल आपको मिलेंगे ही नहीं, कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या, किस चीज़ों की बात कर रहा है, कि आपका अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, कि आप क्या चीज़ को समझ रहे हैं, क्या बेसिक पॉलिटी को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। अभी चुनाव हुआ तो कौन-कौन से प्रावधान है ना, 1951 के तहत, है ना, पार्लियामेंट्री क्या कर सकती है, क्या अभी पॉल्यूशन सीपीसीबी जो हो रहा है ना, दिल्ली में पॉल्यूशन है, तो जुडिशरी का क्या काम है, क्या जुडिशरी इसमें एक्शन ले सकता है, कार्यपालिका को प्रभावित कर रहा है ना, के कार्य को, तो इस तरह का, है ना, अप्रोच ये कहाँ से डेवलप होगा, तो अब रोजाना क्या करें, ये न्यूज़पेपर को रीडिंग करें, है ना। I-20 नंबर पे देखें क्या पूछा गया। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल स्टेटमेंट दिया हुआ है, चाहे अभी चाहे तो वो चेन्नई में भी कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि संसद का, है ना, बैठक करने का कितने क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र, ये मतलब ये बनाया गया है, हाउस, राष्ट्रपति हाउस। तो है नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, आपको बताना है कहाँ कहाँ पे है। सेकंड स्टेटमेंट ने क्या, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो बिल्कुल संविधान ऐसी बातों का, है ना, कुछ भी प्रावधान नहीं करता है ना। वहाँ लिखा है सिर्फ यही बात संविधान में, कि 2 सत्रों के बीच 6 महीना का ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। इस बातों की चर्चा है ना, कि 3 सत्रों का कोई ऐसी बात किया गया है ना। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जब संसद का चलना आवश्यक है।
तो थर्ड बात राइट है ना, क्योंकि वही देखिए सेकंड का दे दिया, 1 एंड थर्ड, सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 21 पे क्या पूछा गया है ना, 21 नंबर पे। आज का क्वेश्चन थोड़ा लगता है बोले समय का अभाव, तो आज ही ज्यादा समय लग रहा है ना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। औरंग राजकोष प्रभारी था, बिल्कुल गलत है, नहीं है ना। बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, बिल्कुल सही है। मीरा सिदार राज्य का नामित राजस्व दाता, बिल्कुल 2 एंड 3 बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप हर बार कोई अगर जिसको भी इस बार 2026 का पेपर देना है ना, यूपीएससी का, वो अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, चाहे चाहे इंडियन सिविलाइजेशन से हो, है ना, जैनिज्म हो, है ना, लेटर वैदिक पीरियड हो, इस सारे चैप्टर को आप पढ़ के जाइए। हालांकि ज्यादातर चांस है कि आप जैनिज्म और बौद्धिज्म को सही से पढ़ के जाए, है ना, उनके आर्ट एंड कल्चर को पढ़ के जाए, है ना, जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, खासकर इंडियन टेम्पल से, है ना, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को जरूर पढ़ें आप। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है ना। अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, महायान धर्म है ना पूछा है, तो हीनयान से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, बिल्कुल सही है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया। 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 पे देखते हैं क्या पूछा है, 23 नंबर पे है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है ना। 23 का, तो भारतीय दस्तकारी उद्योगों को नष्ट हो गए थे, इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 पे देखते क्या है ना, 24 नंबर पे। भारत के इतिहास में किन घटनाओं पर विचार करना और वहाँ के उस समय का थोड़ा बहुत आपको, देखिए आप किसी भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अगर चाहे वो साउथ इंडिया के हिस्ट्री को पढ़े है ना, या नॉर्थ में पढ़े, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, थोड़ा टाइम लाइन को जरूर देखें, है ना, किस घटनाओं के बीच में हो रहा है, थोड़ा बहुत रखें। हालांकि आप सब चीज़ को याद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेन इम्पोर्टेंट शासक हैं उसको ध्यान देना है। जिस तरह हम लोग याद रखते हैं ना कि अगर बाबर का टाइम लाइन क्या है ना, अकबर का क्या है, थोड़ा बहुत रखते हैं टाइम लाइन, है ना। उसी तरह अगर क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत से अगर सवाल पूछा जा रहा है, तो टाइम लाइन राजा से पूछा जा रहा है ना, या नहीं तो वहाँ के जो क्या कहते हैं आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जा रहे हैं ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 उसमें महेंद्र वर्मन प्रथमाधीन के पल्लव सत्ता की स्थापना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 2 4 1 थर्ड आपको मिला लीजिएगा, है ना। देखिए गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना कब हुई है ना, को बताना है ना। 2 के बाद 4 हो जाएगा, राजा भोज के बारे में पूछा है, 1 हो जाएगा। थर्ड में लास्ट में कौन हो जाएगा, पल्लव सत्ता की स्थापना महेंद्र वर्मन के थ्रू, है ना। आइए देखते हैं 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोत में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप को परिभाषित मतलब उसको परिभाषित करता है 25 में, तो ये एक्सचेंज पत्र है ना, विनिमय बिल। 26 पे देखिए क्या पूछा है ना। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई साखारम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ कथाओं पर विचार करना है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतना की थी, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया था, बिल्कुल सही है ना। और क्या का देशी शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था, बिल्कुल नहीं, पूरे भारत के रूप में किया गया था ना। 1 एंड 2 इज द राइट हो जाएगा। 27 पे देखिए इंडियन हिस्ट्री में गांधीयन है ना, इससे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। गांधी इरविन समझौते निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, अगर 2025 में भी देखें तो है ना, गांधी जी से फिर उससे सवाल पूछे गए हैं। 26 नंबर पे देख रहे हैं कि 27 नंबर पे होगी, है ना। देखिए इसका आंसर क्या होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, गांधी इरविन समझौता के बारे में पूछा है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, देखिए अब टाइम लाइन देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ है, 1920 के समय। पुलिस में ज्यादती जांच करने गांधी जी का सुझाव की स्वीकृति है ना। केवल उन्हीं कैदियों को है ना हिंसा का अभियोग नहीं था, तो 4 भी गलत हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसे भी एलिमिनेट हो जा रहा है ना, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 28 पे देखिए क्या पूछा है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी,
है ना। देखिए पूछा गया 28th पे, तो किसके द्वारा की गई थी? गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा, है ना। आपको बताना है कि भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है ना। ये 29th पे देखते हैं क्या पूछा गया। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा दुरन्नावाप शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? किसके बारे में इस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो भूमि को मापने के लिए किया गया था, है ना। ये देखते 30 पे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? देखिए क्या दिया है इसमें। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अपने संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। देखिए किसके आज की डेट में तो वही सब हो रहा है ना। ये किसकी बात कर रहा है? अशोक के बारे में। अशोक, है ना। अशोक को कलिंग के युद्ध के बारे में आपको याद होगा, बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। इस तरह की बातें करता है ना। 31 पे देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही वर्णन किसके लिए किया गया है? 31 में पूछा है। ये क्या हो जाएगा? परिपूर्णता जिसकी प्राप्ति बोधिसत्व तथा प्रशस्त से हुआ है। आप इसी 2020 के ही पेपर को देखिए, है ना, कितने तरीके से पूछा जा रहा है ना बौद्धिज्म के बारे में सवाल, है ना, जैनिज्म बौद्धिज्म के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। 32 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? है ना, 32 पे पूछा गया है। तो महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, है ना, तो बिल्कुल नहीं है। सहमति की आयु, बिल्कुल सही है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, ठीक, 2 और 3 कहाँ पे? 20 द राइट आंसर हो जाएगा। 33 पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, है ना। पता है किस कारण से उसका कमी हो गया, है ना। तो बताना क्या, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में अलाभकर हुआ। नील की जो होता था कपड़ा रंगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था, तो उसके बाद उसका कोई और सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ गया, है ना, इससे अच्छा, तो इसीलिए इसका ह्रास होने लगा, है ना। 35 पे देखते हैं क्या पूछा। 34 पे, है ना। 34 नंबर पे वेलेजनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी? देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, ट्रेनिंग देना चाहता था। 35 पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस किस घटना का विवरण है पूछा है। तो क्या है? 1899 और 1909 के बिरसा मुंडा विद्रोह, है ना। बिरसा मुंडा आपको बताना है किस राज्य से संबंधित, और आपको अभी बार बार, है ना, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आपको बताना है कि दीकू शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है ना। 36 पे देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है। प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में उनके में से कौन सा कथन सही? पाणिनि किसके द्वारा लिखा गया है पूछा है। शुंग से संबंधित है? तो बिल्कुल नहीं से संबंधित है। पानी तो अष्टाध्यायी से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से, आपको बताना हर्षवर्धन के द्वारा क्या लिखा गया है ना। हर्षवर्धन के द्वारा फेमस बुक है ना, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा ना। समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है ना। प्रयाग प्रशस्ति हर्षवर्धन के समय में, आपको बताना है। बहुत सारी चीजें है ना। कितना मतलब, अगर आप थोड़ा भी अगर सही से अगर स्टडी करते हैं तो पेपर को आप कर लेंगे। 37 पे देखते क्या पूछा गया है। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव भारत के संदर्भ में प्रकेंद्रित, है ना, स्थानांतरण का प्रयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? संतान में सूत्र कनिका वाले रोग का निरोध। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 38 पे देखते हैं क्या है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है, किस रूप में प्रभावी होगा, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? क्या औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत की कम करेगा? बिल्कुल सही है, इसमें भी यूज होगा। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, बिल्कुल यहाँ पर भी लागू होगा, है ना। लिटरेचर पे भी लागू होगा यही। आजकल की डेट में तो चैट जीपीटी, दीपसेक, है ना, बहुत सारी चीजें आ गई है, तभी तो यूज हो रहा है। 2020 का पेपर है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। रोगों का निदान बिल्कुल होगा, है ना। बहुत सारे, है ना, मेरे क्या कहते हैं, हेल्थ सेक्टर पे भी इसका यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना। आज देखते हैं क्या कहते हैं, स्टेम सेल के बारे में है बहुत सारा। टेक्स्ट के स्पीच, बिल्कुल टेक्स्ट करके स्पीच में भी परिवर्तन किया जा सकता है।
विद्युत ऊर्जा को बेतार संचार, बिल्कुल यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को बेतार संचार में तो प्रयोग नहीं किया जाएगा। 5 इसमें गलत हो जाएगा। देखिए 1/3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए किस तरह का स्टेटमेंट है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। 39 पे है ना। 39 पे पूछा है क्या चीज कि दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी, है ना। तो ये किससे संबंधित है? ये साइंस एंड टेक का सवाल है ना, कि फिजिक्स का सवाल है ना। तो VLC यानी दृश्य प्रकाश संचार 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर तरंगदैर्ध्यों का उपयोग करता है, बिल्कुल करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है क्या VLC दीर्घपारसी प्रकाश बेतार संचार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। थर्ड स्टेटमेंट है क्या है, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, बिल्कुल करता है। VLC में विद्युत चुंबकीय व्यक्तीकरण नहीं होता है, बिल्कुल, है ना। विद्युत चुंबकीय होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, मैग्नेट इसमें होता है ना। 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गलत हो जाएगा, है ना। तो 1/3 और 4 क्या हो जाएगा? राइट, सी इज द राइट। अगर 2 को एलिमिनेट करते हैं, देखिए ABBCD सब खत्म हो गया, सी ही बचा है, डी सी इज द राइट आंसर। देखिए 40 नंबर पे क्या पूछा है देखते हैं। देखिए ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में किन कथनों पर विचार करना है। देखिए ब्लॉकचेन किससे संबंधित है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, है ना, जो क्या कहता है आज बिटकॉइन बहुत सारे, है ना, जो डिजिटल करेंसी वर्चुअल करेंसी की जो बात है ना, उसमें ये लागू होता है ना। इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं है ये एक सार्वजनिक खाता है, क्या कहता है, पब्लिक अकाउंट है, जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है। तो बिल्कुल हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु इसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता, बिल्कुल यही बात है। इसे कोई एक मतलब कंज्यूमर है ना, इसको चाहेगा कि हम कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। एक नंबर सिस्टम है इसमें, है ना। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे अगर मौका मिलेगा। तो ये देखते हैं अभी ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका सूचना डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है, तो गलत है ना। ए इसका राइट था, है ना। थर्ड क्या, ब्लॉकचेन को आधारभूत वैशिष्ट्यों पर, है ना, आधारित अनुप्रयोग, है ना, एप्लीकेशन को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल। 1/3 डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 41 पे क्या पूछा गया है ना, 41 नंबर पे कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है ना। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जाता है, बिल्कुल आर्टिफिशियल, है ना, ब्लड सेल से बनाया जाता है, बिल्कुल नहीं बनाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनको जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण है, माइने बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल है। 1/3 4 इज द राइट आंसर, सही पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं 42 में, है ना, खेत में फसल पिरकनाशी छिड़कना, है ना, 42 में पूछा गया है। तो पूछा क्या, तकनीकी की वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? अगर ड्रोन का इस्तेमाल क्या इसमें होगा, ये पूछा है। देखिए कॉमन सेंस से लगाना आपको, खेत में फसल पर जब कीड़ा छिड़काव करते हैं तो क्या वहां पर भी ड्रोन का यूज होता है? आज देखते हैं पंजाब में, भारत के अगर नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट में अगर देखें जहाँ पर सबसे ज्यादा अन्न प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर देखिए चीजों का प्रयोग हो रहा है। सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना है, बहुत सारे, जैसे अभी हवाई आइलैंड हो, या क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं इथोपिया में जो हुआ, ये कहाँ से, ड्रोन के माध्यम से ही देखा गया, है ना। ये किस तरह का मतलब धुआं निकला गया, ड्रोन के थ्रू ही इसको कवर किया जाता है। हालांकि सैटेलाइट के थ्रू इसका इमेज दिखाया जाता है, लेकिन इसमें ड्रोन का भी कहीं ना कहीं यूज होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई हेलोस के श्वास के नमूने को एकत्र करना, बिल्कुल, है ना। इज द राइट आंसर हो जाएगा। I43 पे क्या पूछा गया है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा का 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है, और यानों के बीच, यानी जो यान है के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किस संदर्भ को करता है पूछा है, तो ये किसके लिए करता है, इवोल्व लिसा के लिए करता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। I44 पे देखते हैं क्या है। हाँ, ये साइंस टेक का सवाल था दोस्तों। 44 पे देखते हैं क्या पूछा गया। भावी माता पिता यानी फ्यूचर जनरेशन के जो माँ बाप हैं,
अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। आज बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं सेरोगेसी के माध्यम से होते हैं ना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसको बैन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, है ना। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम, है ना, कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 45 पे देखते हैं। भारत में न्यूमोकोकल संयुगी वैक्सीन के बारे में पूछा है। उपयोग का इसका क्या महत्व है ना। तो इसका महत्व क्या है, ये वैक्सीन न्यूमोनिया के साथ, है ना, तनिक शुद्धा और सेपिस विरुद्ध के प्रभावी है, बिल्कुल सही है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता को कम की जा सकती है जो औषधि प्रतिरोध जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभाव नहीं है। तो क्या सही है, थर्ड स्टेटमेंट इसका गलत है ना। इन वैक्सीन का कोई गौण प्रभाव नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रतियोगिता संबंधी अभिक्रिया एलर्जिक रिएक्शन करता है। तो ऐसा कोई भी बिल्कुल कर सकता है ना, इसको ट्रायल नहीं किया गया है। तो क्या 1 and 2 बी इज द राइट आंसर, है ना। आपको अभी बताना है कि आरएमए बहुत, है ना, अभी न्यूज पे है ना, उसके बारे में कुछ बताना है कमेंट करके, आप क्या जानते हैं उसके बारे में। आइए 46 के बारे में देखते हैं क्या पूछा गया, है ना। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। ये शब्द किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, डिजिटल सुरक्षा, है ना, डिजिटल प्रोटेक्शन और उनके आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात करता है। आइए 47 पे देखते हैं क्या पूछा है ना, 47 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो क्या है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां, है ना, होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। सेकंड क्या पूछ रहा है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। ये मतलब उल्टा करके दे दिया है ना, अपोजिट है ये। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बृहत राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में एक छोटी राजधानी होती है। तो सही है, 1 and 3 इज द राइट आंसर। आइए 48 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से कारक या कारण बेंजीन प्रदूषण का से उत्पन्न होता है, जो बेंजीन से प्रदूषण होता है। तो स्वचालित वाहन से, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, बिल्कुल, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, ये 1 and 3 तीनों से होता है ना। ये इज द राइट आंसर। आइए 49 पे देखते हैं। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीति भारत का सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्तियां प्रदान करेगा। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है ना। आइए देखते हैं। अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, बिल्कुल, अगर हम कम समय के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, फॉरेन जो डेब्ट है लोन पर अगर हम निर्भर रहेंगे तो हम बाहर की चीजों को, क्रूड ऑयल को कैसे परचेस कर पाएंगे। तो यही ऑप्शन होगा इसका, एंड ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 50 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। यदि आप अपने बैंक से के जमा मांग खाते से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं, है ना, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नकद राशि कैश निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र, है ना, करेंसी की मुद्रा, मनी सप्लाई के समग्र पूर्ति पर, है ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है ना 50 नंबर पे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, मुद्रा की जो समग्र पूर्ति है वो क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित होगी, है ना। मनी सप्लाई की जो एग्रीगेट लेवल में क्या है, अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंजेबल रहेगा। आइए 51 पे देखते हैं क्या पूछा गया है 51 नंबर पे। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है 51 पे। तो क्या होगा, ये मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, बिल्कुल। एफडीआई जो मतलब जो बाहर से बहुत सारे, है ना, इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर मार्केट में, या नहीं तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, या हमारे यहाँ जितने भी क्या बोलते हैं, अभी यहाँ क्या बोलते हैं, मेट्रो का जो काम हो रहा है, मेट्रो भारत में बन रहा है, या रेलवे प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं, सड़क बनने बड़े बड़े हाईवे, चाहे जापान इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी क्या है, एक तरह से एफडीआई है ना। एफडीआई आता है तो जीडीपी बढ़ता है, जब जीडीपी बढ़ता है तो ग्रोथ रेट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इससे इकोनॉमी ग्रोथ करती है। आइए 52 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। 52 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है।
वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत के माल का निर्यात माल के आयात से अधिक है। भारत क्या पूछ रहा है कि माल का निर्यात जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो आयात से कम है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं। तो ये क्या पूछा सही है, एक को गलत हो गया, ये गलत हो गया, डी गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। भारत में लोहे व इस्पात, रसायन, उर्वरक और मशीनों में की आयात हमें हाल के वर्षों में कमी आई है। तो ये स्टेटमेंट सही है कहीं ना कहीं। आई थर्ड क्या है, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। तो ये गलत है, सेवाओं के आयात से अधिक है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्यों क्यों स्टेटमेंट है कि सर्विस सेक्टर में हम हमेशा सरप्लस में रहते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स और क्या कहते हैं डॉक्टर्स दुनिया में सर्विस देते हैं, है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है सही है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो बिल्कुल ये हमेशा है ना क्या कहते हैं चालू में है, जो करंट अकाउंट है हमेशा डेफिसिट में रहता है, ये रूल है। 4 क्या है सही ऑप्शन है और 3 भी सही है। 3 और 4 कहीं पे दिया हुआ है, तो 1 तो गलत था, है ना। तो 2 और 4 इसमें सही है ना। थर्ड स्टेटमेंट कहीं न कहीं ये हालिया वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। 2 और 4 क्या है सही है ना। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हालाँकि यहाँ ऑप्शन देने में कहीं न कहीं गलत हो गया, ये ऑप्शन है ना इस पे डाउट है। आप देखिए कहीं न कहीं, है ना। 53 पे देखते हैं क्या इसका आंसर है। कभी-कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किस पदार्थ की श्रेणी से संबंधित पूछा है। तो किससे संबंधित है, कच्चे तेल से, है ना। क्रूड जो हमारा रॉ मटेरियल होता है ऑयल के, कच्चे क्रूड ऑयल से संबंधित है। आइए 54 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखित में से, है ना, कौन से गैर वित्तीय ऋण सम्मिलित है। कितने नंबर पूछा है, 54 नंबर पूछा है, तो आपको बताना है। परिवारों का बकाया ऋण गृह क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि राजकोष बिल, तो डी इज द राइट आंसर। ये 55वां नंबर 55 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर आईए सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू, है ना, हमारा डोमेस्टिक सप्लाई के लिए रखते हैं ना। 56 पे देखें क्या पूछा है। ट्रिमिस शब्द के बारे में पूछा है कि किससे संबंधित है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कितने नंबर का है सवाल, 56 का है, तो 1 सही है। सेकंड गलत है क्योंकि यह पूछा है क्या, निवेश उपाय पर भी लागू होता है, तो गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है राइट है, तो 1 एंड थर्ड सी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं। 57 नंबर पे क्या पूछा गया है ना, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति, है ना, का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो उनमें में से क्या नहीं करेगा, यही ध्यान देना है कि नहीं करेगा पूछा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को इनक्रीज करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये 58 को देखते हैं क्या पूछा है ना। 1991 की आर्थिक उदारीकरण, है ना, आपको बताना है एलपीजी आया था 1991 में आया था, आपको बताना उस समय पर, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, है ना। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता, बिल्कुल ये सब कोई बात नहीं हुई यहाँ, कार्यबल की कोई बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। तो 3 और 4 क्या है इसका, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई 59 पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। 59 नंबर पे कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्र ग्रामीण बैंक की तुलना में अधिक ऋण देता है ना। 59 पे तो बिल्कुल ऐसा कोई भी बात नहीं करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है, बी इज द राइट आंसर। आइए 60 नंबर पे देखते हैं। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि, है ना, फंड की हानि की भरपाई, अन्य लाभों के लिए अतिरिक्त सामान्यतम में से कौन सा लाभ दिए जाते हैं, ये पूछा गया। कितना नंबर पे है, 7 नंबर पे। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जानबूझकर यहाँ पूछा है तो ये गलत हो गया जाएगा। 134 क्या है, सही है, बी इज द राइट आंसर, है ना। 61 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। तो प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, बिल्कुल तो सही है।
है ना। थर्ड भी सामाजिक पूंजी का विकास, बिल्कुल सही है। और सर 6 नंबर 2 3 6 कहाँ पे देखना है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 62 पे देखते हैं, भारत में फर्म के ब्याज अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर क्या क्या महत्व है? कितने नंबर का है? 62 का है, आपको बताना है। तो 1 एंड 2 क्या इसका राइट है। यह उस फर्म है जिसे बैंक के ऋण देने जा रहे हैं वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। यह उस फर्म है जिसमें बैंक ऋण देने जा रहा है आने वाले जोखिमों को मूल्यांकन करता है। तो 1 एंड 2 राइट हो जाएगा। 63 नंबर में, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित करता है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में बात कर रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल सही होगा, है ना। सरकार द्वारा व्यापार करना, बिल्कुल ये भी सही है। सरकार द्वारा भंडारण करना, स्टोरेज करना, ये भी सही होगा। उपभोक्ता की सहायकी सब्सिडीज देना, तो 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये डी 64 नंबर को देखते हैं क्या पूछा गया, है ना। कौन सा कथन सही है ना, आपको पढ़ना है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है, तो इसका स्टेटमेंट बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 65 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया, है ना। निम्नलिखित में से किस समूह सभी 4 देश G20 के सदस्य है? इसमें से जितने भी देश है, तो अर्जेंटीना भी है, मैक्सिको भी है, दक्षिण अफ्रीका है और तुर्की है। आपको बताना है G20 का बैठक क्या है ना, किस देशों में हुई है। ये 2025 की बात कर रहे हैं अभी, है ना, नवंबर दिसंबर में जो हुआ है, नवंबर में जो हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? 66 नंबर पूछा है ना। तो फर्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, बिल्कुल इसके लिए किया जाता है। कंबाइन कटाई मशीन ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टरों के लिए तो बिल्कुल नहीं प्रयोग किया जाता है, तो इसका गलत है। उसके बाद थर्ड फर्म परिवारों की आवश्यकताओं के लिए, बिल्कुल। फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, बिल्कुल सही है। परिवार की सुविधा के लिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। 134 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये 67 तो भी देखा क्या पूछा गया, खाद्य वस्तु के बारे में पूछा गया, है ना। कितने नंबर पे है? 67 नंबर पे है। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भारवेटेज के बारे में पूछा है। उनके थोक मूल्य सूचकांक WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में दिए गए भार से अधिक है, तो बिल्कुल सही है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है, जैसा कि CPI करता है, बिल्कुल CPI करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है, ऐसी कोई चीजों को अपनाया नहीं है। 1 एंड 2 इसका राइट हो जाएगा। आइए पूछा है 68 अक्तूबर नदी और कहाँ पे जाकर मिलती है, ये पूछा गया है ना। देखते हैं, मेकांग नदी पूछा है, तो अंडमान सागर में गिरती है क्या? बिल्कुल नहीं, साउथ चाइना सी में गिरती है। मेकांग नदी बताना आपको किस देश का है ना, आप पढ़े होंगे बार बार। मेकांग नदी बताइए, म्यांमार का है, कहाँ का है ना। थेम्स आयरिश में गिरता है, बिल्कुल नहीं। पता है ना, थेम्स किस देश का प्रमुख नदी है, कहाँ से निकलती है? वोल्गा कैस्पियन सागर में, बिल्कुल वोल्गा कैस्पियन सागर में निकलती है। जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में, बिल्कुल जाम्बेजी आपको बताना है कहाँ पे है, ये अफ्रीका कंटिनेंट से निकलता है ना। तो क्या हो जाएगा? 3 और 4, सी इज द राइट आंसर। आइए 69 पे देखते हैं क्या पूछा गया है, 69 नंबर पे, है ना। एमएसपी के बारे में पूछा है दोनों तरफ से, है ना। राज्य केंद्र शासित का चर्चा तो है ही नहीं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर पे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। 70 नंबर पे पूछा क्या कि वाणिज्यिक पत्र कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, बिल्कुल सही है। जमा प्रमाण पत्र के बारे में पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है, बिल्कुल नहीं, SEBI का काम है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, शीघ्र अवधि द्रव कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल मनी मार्केट का हिस्सा है। शून्य कूपन बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाला ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है, ये अल्पकालीन बॉन्ड थोड़ी है, ये गलत है हो गया स्टेटमेंट। तो 1 एंड 2 थर्ड राइट है, इसका सी तो राइट आंसर हो गया। ये 71 पे देखते हैं क्या पूछा है, एक तरफ परिवारजक पूछा है, दूसरा परित्यागी और प्रबंधकारी पूछा है। कितना नंबर पे? 71, तो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड इसका शर्मन पूछा है, उच्च पद पर क्या पुजारी होता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है।
उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है, तो इसी को बोलते हैं उपासक। तो 1 and 3 कहाँ पे है? बी इज द राइट आंसर। आइए 72 पे देखते हैं क्या पूछा है। 72 पे क्या पूछा है देखिए, भारतीय हाथियों के संदर्भ में पूछा है। तो देखिए एनवायरमेंट हम लोग पढ़ते हैं हाथी के बारे में। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है ना, जिस तरह यहाँ पे आज भी देखते हैं ना, जो हमारे पेट्रियाटिकल सोसाइटी है उसमें कौन नेतृत्व ज्यादातर करते हैं, जो लीडरशिप करता है वो पुरुष समाज करता है, लेकिन हाथियों में कौन लोग करता है? मादा करता है। ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा आपको कि मादा लोग यहाँ पे नेतृत्व करता है ना, पुरुष लोग यहाँ राजपाल यादव के जैसा सोया रहता है ना। आइए सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं क्या होता है। देखिए हाथी से भी समझ सकता है, लेकिन हमारा समाज नहीं समझता है, इंडियन सोसाइटी कि महिलाओं को बढ़ाएगा तब ना कुछ होगा, है ना, महिलाओं के लिए, है ना। क्या बोले, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाथी की अधिकतम गर्भपात 22 माह की होती है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, पुरुष कितने दिनों की होती है, जो हमारे महिलाएं होती, जो हम जब इस पृथ्वी पे आए हैं तो हमारा क्या है, 9 महीने में होते हैं ना, हम लोग 9 महीने में पैदा होते हैं। हाथी को क्या पूछा है कि 22 महीने में, है ना, तो भी ये स्टेटमेंट सही है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। बिल्कुल ऐसा भी कोई है ना, ये बिल्कुल गलत है। अधिकतम पूछा क्षमता ये दे दिया, सामान्यतः तो गलत हो गया। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। मतलब सबसे ज्यादा पूछा है कि केरल में, तो केरल में नहीं बल्कि कर्नाटका में है, याद रखना आपको। ये 4 स्टेटमेंट गलत है ना। अभी टाइगर के बारे में बताना है कि टाइगर के सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सेकंड स्टेटमेंट कौन सा होगा? कर्नाटका हो जाएगा, है ना, कर्नाटक में ही पाया जाता है ना। थर्ड हो जाएगा आपका उत्तराखंड। हाँ, टाइगर की बात करें ना कि हाथी का। आपको बताना है कि हाथी हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था भारत में, है ना, कब प्रकाशित हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, आपको ये बताना है। 73 पे देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है ना, 73 में पूछा है ना। आइए देखते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है, कावेरी बेसिन में है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है ना, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछता, सही है। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य बताना है कि वायनाड, है ना, कौन से हमारे युवा सांसद, क्या ये क्षेत्र आपको बताना है, यहाँ से कौन एमपी बने हैं वायनाड से, है ना। तो 1 3 4 सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आइए 74 पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत की जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रेचेंड, मिनीवेट, हाइट थ्रोटेट, रेड स्टार्ट क्या है, किसके बारे में? क्या ये पक्षी है, क्या ये प्राइमेट है, क्या ये सांप है, या उभयचर है? ये पक्षी का नाम है ना। इस तरह के सवाल पूछ ही रहा था, और इसमें मरना नहीं है आपको, है ना। स्पेसिस में नहीं पागल की तरह याद करने लग गए हैं किसी भी जीव को। तो आप देखिए किस सेक्शन से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं ना, पता चला पक्षी का ही है ना, किसी भी पक्षी को ही याद करने में लग गए हैं ना, स्पेसिस के पीछे लग गए हैं। ऐसा काम नहीं करना है। आइए देखते हैं 75 में क्या पूछा गया है। भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास पक्षी के संरक्षण के निमित्त में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, इसका इज द राइट आंसर। आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है। 76 पे देखते हैं, आइए देखते हैं। इस्पात स्लैग में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए बिल्कुल, है ना, आयरन के बारे में पूछ जाते हैं। कृषि मृदा के सुधार के लिए बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे अन्य टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर का। सीमेंट के उत्पादन के लिए तो है ना, कॉमन सेंस वाला सवाल है, डी इज द राइट आंसर। आई 77 पे देखते हैं क्या पूछा गया है 77 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहाँ कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? तो पूछा है क्या, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1 and 2 क्या हो जाएगा, राइट, 1 and 2 इज द राइट आंसर। 78 पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता एंड लॉन्ग टर्म यूटिलिटी को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, यानी किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ये पूछा है। आइए देखते हैं। ताम्र स्लेग का बिल्कुल सही। शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी का, जियो टेक्सटाइल का 1 and 2 and 3 इज द राइट आंसर।
आइए नेक्स्ट देखते हैं 79 पे क्या पूछा गया है ना। कथनों पर विचार करना और सही पूछा है, ये ध्यान देना है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद शामिल होता है, सही है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, सही है। भारतीय कोयले में राख अधिक मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। 1 and 2 डी इज द राइट आंसर। आइए 80 नंबर पे पूछते हैं क्या पूछा है, 80 नंबर पे है ना। 80 नंबर पे पूछा है क्या, बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल। जब बायोचर वृद्धि कर्म करेंगे तो नाइट्रोजन युगीकरण सूक्ष्म जीवों में वृद्धि को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है ना, क्षमता की बात करता है। डी इज द राइट आंसर। 81 पे देखते क्या है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अधीन अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो 80 नंबर का सवाल कितने नंबर का है, 81 का है। तो उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, है ना। 82 पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। बस 82 नंबर पे क्या पूछा गया है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चोल किसके लिए विख्यात थे। तो विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह की बात करता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी है ना बंदरगाह है, चाहे वो मेडाइवल टाइम में, उसको एक तरह से अगर क्या कहते हैं नितिन संघानिया वाली बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं ना। आर्ट एंड कल्चर में आके एक नज़र से आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि उससे में आपको पिकअप करने में आसान हो, है ना। 83 को देखते हैं क्या पूछा गया है ना। कृषि में शून्य जोताई, जीरो टिलेज का क्या लाभ है। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, बिल्कुल सही है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान की बोझों में नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो 1 2 3 सही है इसका। आइए 84 पे देखते हैं क्या पूछा गया, 84 नंबर पे है ना। कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दान, उसके बाद सरी, आलू, चुकंदर और कुल्थी के बारे में पूछा है। तो इसमें 4 क्या है, गलत है ना, और 3 गलत है। 4 3 अगर देखिए कहाँ कहाँ पर है, गलत है। 4 3 यहाँ पे, 4 3 यहाँ है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 85 पे देखें क्या पूछा गया है, 85 नंबर पे है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, आर्थिक मूल्य के रूप में, है ना। तो ये प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म क्या है क्षति के बारे में कोई बनाया गया। ये क्लाइमेट से संबंधित उस समय का पूछा गया है। 86 पे देखते हैं क्या पूछा गया है, 86 नंबर पे। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में में से कौन सा कथन सही है ना, विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ने क्या, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है, बिल्कुल सही है। इसलिए उड़द की फसल अगर दोनों फसलों में रबी का समय इसलिए दिया गया है, जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वो रबी में वहाँ पे गिना जाता है ना। और जिस तरह यहाँ क्या कहते हैं सर, क्या अगर दाल की बात करें, चना का दाल और क्या कहते हैं सरसों का दाल फेमस है, उस तरह उड़द की दाल साउथ में फेमस है और वो रबी फसल में होती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या सेकंड स्टेटमेंट को ही पढ़ते हैं, लेकिन ये राइट है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, तो गलत है। पिछले 3 दशकों में लगातार पूछा है तो गलत हो जाएगा। जहां पर भी लगातार शब्द का इस्तेमाल है, ज्यादातर स्टेटमेंट गलत। हालांकि रबी और दालों के बारे में पूछा तो और घटेगा। 87 पे देखते हैं क्या पूछा गया। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, यानी उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन दिया है, आपको बताना है फसल कौन सी है। उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षों की आवश्यकता पड़ती है। हल्की अपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। तो कौन सी फसल है, तो ये कपास के बारे में चर्चा की जा रही है ना। जूट के लिए तो बहुत ज्यादा वर्षा चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। गन्ना के लिए तो और चाहिए, चाय के लिए तो ढलान वाली चाहिए, है ना। तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। 88 पे देखते हैं। सौर जल पंपों के संदर्भ में पंप के बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है। आइए इसमें विचार करते हैं। कितने नंबर पे है, 88। तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पढ़ते हैं एक बार। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों के लिए होता है, बिल्कुल नहीं, ग्राउंड वाटर पे होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों के लिए, है ना। सेंट्रीफ्यूगल के बारे में पूछा है, अपकेंद्रीय पिस्टन वाले के लिए, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। ये 89 पे देखते हैं क्या पूछा है ना।
भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियां, वहाँ की जो टेंडेंसी है, वर्तमान टेंडेंसी के संदर्भ में विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जब सेट्रेस का सीधा रोपण किया जाए, सीधा रोपण किया जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है तुलना में बेहतर है, तो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? खराब मौसम की दशा में यदि सिट्रस को सीधे रोपण होता है, तो यहाँ भी गलत है। खराब मौसम में होगा तो है ना, जो नर्सरी का जो प्लांटेशन है वो बन ही नहीं पाएगा। फोर्थ में क्या है कि गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई है, सेटलिंग से की जा सकती है, सेटलिंग से भी की जा सकती है और उत्तक संवर्धन से भी किया जाता है ना। तो क्या होगा? 1 और 4 कहाँ पर है? सी इज द राइट आंसर। आइए 90 नंबर पे देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धति को पारितंत्र है इकोसिस्टम अनुकूल कृषि माना जा सकता है ना। कितना नंबर है? 90 नंबर पे पूछा गया है। तो आइए पढ़ते हैं, देखिए इसका है ना, कॉमन सेंस लगाएंगे इसमें, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्या कहता है? फसल का विविध रूप है ना, जो हमारा फसल है उसका क्या करेंगे? बहुत सारे रूप को करेंगे, है ना। वेरियस रूप पूछ रहा है, तो बिल्कुल अलग अलग। उससे क्या होता है कि खेतों में जो उर्वरक होता है, फर्टिलाइजर होता है, वो बना रहता है। नाइट्रोजन सक्सेशन जिसको बोलते हैं ना, वो बना रहता है। ये सही हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? ऑप्शन क्या दिया है 19 पे? शिव आधिक्य, बिल्कुल सही होगा। ट्रांसियोमीटर का प्रयोग है ना, ये टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल इसका भी होगा, है ना। फोर्थ क्या कह रहा है कि वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग में नहीं होगा बल्कि हॉरिजॉन्टल में होगा। 1 2 3 ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल ऑप्शन देता तो ये राइट हो जाता है। आइए 91 पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। 91 पे क्या पूछा गया है ना, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है ना। फर्टिगेशन के बारे में पूछा है, ना कि फर्टिलाइजर के बारे में पूछा है। फर्टिगेशन शब्द का इस्तेमाल है ना। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, बिल्कुल सही है। रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेट, सभी दे दिया तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जहाँ जहाँ है उसको हटाइए, यहाँ भी स्टेटमेंट गलत, तो सी इज द राइट आंसर हो गया, है ना। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बिल्कुल। रासायनिक पोषकों का निचालन कमी संभव हो, तो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए 92 पे देखते हैं क्या है। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिल्मेनाइट उपयुक्त में कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? ये बहुत सारे मतलब दे दिएगा, उसमें खनिज पूछा, तो फर्स्ट इसमें क्या है? खनिज नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? 2 3 और 4 डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। आइए 93 पे देखते हैं क्या पूछा गया। 93 नंबर पे महासागर औसत तापमान, ओशन मीन टेम्परेचर, ओएमटी के बारे में पूछा है। कौन सा कथन सही है? कितने नंबर का है ये? 93 पे देखते हैं। ओएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। और ये हमें मंथ कौन सा दे दिया? जनवरी मार्च, यहाँ इससे भी गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून वर्षा मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन शब्द का इस्तेमाल है, सही है। औसत वर्षा से कम होगी या अधिक, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये 94 पे देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, है ना। 94 पे क्या पूछा गया है। भारत में रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में किस कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है, खुदरा मूल्य में बाजार संचालित है, मार्केट ऑपरेशन है, ये सरकार द्वारा नियंत्रित है, ये गलत हुए, है ना। बाजार दो खुदरा मूल्य द्वारा बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, तो सरकार द्वारा ही नियंत्रित है। रासायनिक उर्वरक के बारे में पूछा है, केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में, तो सरकार इसको रेगुलेट करता है, या नहीं पूछा है तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है 94 का। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, बिल्कुल। अमोनिया NH3 ये प्राकृतिक गैस से बनते हैं। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वो तेल शोधन कारखानों में उसका सब प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल सही है। 2 और 3 पी इज द राइट आंसर। आइए 95 पे देखते हैं क्या पूछा गया है ना। 95 नंबर पे भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। ये 2 जिलों में विस्तृत है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। बताने को 2 जिला कौन सा है ना। उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है, तो मानववास स्थल होता है ना। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में आवास का स्थान आपको बताना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भारत में किस राज्य में पाया जाता है ना, तो आपको बताना है।
तो 1 एंड थर्ड इसका आंसर रह जाएगा, सी द राइट आंसर। 96 पे देखते हैं, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है बताइए। सियाचिन ग्लेशियर पूछ लिया है, कहाँ पे स्थित है, कितना ये नॉर्मल है, ठीक है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। देखिए लोकेशन को दिया है, इसलिए आप कभी भी मैप का प्रयोग करें तो देखिए कौन सा घाटी किस साइड में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है ना, नुब्रा घाटी के उत्तर में है, ना कि साउथ में। ये 97 पे देखें क्या पूछा गया है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल है, दूसरा तरफ वर्तमान राज्य। भीलसा के मध्य प्रदेश में है, तो भीलसा पूछा है कि मिलसा पूछा है, यहाँ भीलसा होगा, हालांकि वहाँ मिलसा शब्द लिखा गया है। भीलसा मध्य प्रदेश में है, तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे हम गए हैं, यहीं पे सांची का स्तूप है। द्वार समुद्र क्या महाराष्ट्र में है, तो गलत है ये। गिरिनार गुजरात में है, था ना, गिरिनगर हम लोग पढ़ते हैं ना, गिर गुजरात में है, जो शेरों है ना, शाही शेर का स्थल है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में है, तो स्थानेश्वर है ना ये एमपी में है, ये गलत हो जाएगा, है ना दोस्तों। भीलसा मध्य प्रदेश में ही है ना, शायद स्थानेश्वर को ही विदिशा बोला जाता है, ये वाला स्टेटमेंट एमपी में हो जाएगा। तो क्या आंसर इसका सही, 1 एंड थर्ड इसका राइट आंसर है, ये द राइट आंसर। आइए 98 पे देखते हैं क्या पूछा गया है, 98 नंबर पे। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बिल्कुल आज ही का द हिंदू के अखबार में दिया गया है ना। यूपीए का चेयरमैन क्या नाम है उसका, सोनिया गांधी जी है ना, उसमें लिखी है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, है ना, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण है, उसका रिपोर्ट की अगर बात करें उसमें बहुत सा ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। हालांकि बिहार में ज़्यादा है ना, बहुत सारे महिलाओं को जो ब्रेस्ट में है ना, उसमें यूरेनियम पाया गया है, तो बच्चों में कैंसर की संभावना हो जाएगी, है ना। तो इस तरह का पॉल्यूशन अभी दिल्ली में है, क्योंकि अरावली को किसकी बात किया जा रहा है, अरावली को ये बात कहा गया, जो अरावली पर्वत है उसमें सरकार ये आदेश दे दिया है कि जो 100 मीटर से है ना ऊंचाई से जितने छोटे है ना उसको, उसमें आप खनन कर सकते हैं, ऐसी आदेश दिया गया है। आइए देखते हैं क्या पूछा है। CGW का निर्माण पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हुआ है, बिल्कुल सही। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, बिल्कुल 2 3 20 द राइट आंसर। आइए 99 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है जेट प्रवाह, तो दक्षिणी में भी होता है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, यानी आई के बारे में पूछा है, बिल्कुल सही है। तो इसका स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है ना। आसपास तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पूछ लिया चक्रवात के बारे में, तो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक बाघ आवास क्रिटिकल है ना टाइगर हैबिटाट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, ये बार बार पूछा, देखिए आ गया सवाल, है ना। नागा अर्जुन सिशेलम है ना, ये कहाँ पे है बताना, ये सबसे बड़ा एरिया के वाइज से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का, बताना कहाँ पे ये किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो दोस्तों है ना, ये 100 क्वेश्चन हो गए 2020 के, है ना, 2020 के PYQ को हमने एनालिसिस किया है ना। और जहाँ पर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, है ना, और जहाँ पर भी हमने एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, तो थोड़ा टाइम के अभाव के कारण, है ना, तो आप उसको बार बार एनालिसिस कीजिए और देखिए किस सब्जेक्ट से बार बार क्वेश्चन आ जा रहे हैं ना। तो हम मेरा क्या है 2013 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम CSET के पेपर को है ना एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए एंजॉय कीजिए, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।